ओके। अच्छा जी, एजाइल मैनिफेस्टो के हवाले से हम बात पहले कर चुके हैं और हमने ये बात की थी कि ये वो चेंज इन माइंडसेट है जो ट्रेडिशनल तरीके से काम करने के अलावा है, और ये वो चीज है जिसके ऊपर तमाम एजाइल सिस्टम, जितनी भी मेथोडोलॉजीज हैं, वो इस मैनिफेस्टो को अबाइड बाय करती हैं, मतलब वो इसके मुताबिक बनी हुई हैं। जो हिदायत या जो कॉन्सेप्ट एजाइल मैनिफेस्टो दे रहा है और जो बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स एजाइल मैनिफेस्टो बता रहा है, सिस्टम कोई भी हो, एजाइल की मेथोडोलॉजी कोई भी हो, वो उसको फॉलो करने की पाबंद है। ये जैसे आपके सामने यहाँ पे स्लाइड में नजर आ रहा होगा आपको, ये बहुत पुरानी बात नहीं है एजाइल मैनिफेस्टो का बनना। ऑल्दो द आइडिया ऑफ एजाइल, या जिसको कहते हैं कि फ्लेक्सिबली और तेजी से काम करना, ये तो बहुत पुराना है, और ये तो इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम 90s से देखते आ रहे हैं। लेकिन 2001 में पहली दफा इसका ये मैनिफेस्टो लिखा गया था। तो इसके जो ऑथर्स थे वो काफी सारे हैं लोग, मतलब कोई 30-40 लोग हैं जिन्होंने इसको साइन किया, और यही वो लोग हैं जो इसके पायनियर थे, और उन्होंने फिर बाद में जाकर ये मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज बनाई। स्क्रम बना, डीएसडीएम बना, एडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्रिस्टल, फीचर ड्रिवन, प्रैग्मेटिक, बहुत से मेथड्स इसके बने, और वो अब तक बनते आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि वक्त के साथ साथ कुछ मजीद इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, जो नए मेथड्स आ रहे हैं, नई मेथोडोलॉजीज हैं, उनके अंदर कुछ चीजों की कॉम्बिनेशन और कुछ मजीद रिफाइनमेंट सामने आई है। अच्छा जी, इसकी हिस्ट्री जो अगर आप थोड़ा सा देखें, ये कहानी 1943 से शुरू हुई हुई है। ऑल्दो एजाइल मैनिफेस्टो 2001 में लिखा गया, लेकिन इसकी जो अगर आप फॉलो करें तो ताइची ओनो ने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कैनबैन 1943 में उसका आइडिया दिया था, 1943 में। लेकिन आपने ये देखा कि टोयोटा में इसकी एप्लीकेशन क्वाइट रिसेंटली हुई है, वो इतना बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स और नासा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, आइटरेटिव इंक्रीमेंटल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो 1950 और 60 में काम कर चुके हैं। उसके बाद जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात शुरू हुई 1985 से, वहां से असल कहानी शुरू होती है। 1990 में सदरलैंड एंड श्वेबर, ये दोनों एजाइल मैनिफेस्टो के ऑथर्स में से हैं, इन्होंने स्क्रम फ्रेमवर्क की दाग बेल डालनी शुरू कर दी थी। मतलब 2001 में मैनिफेस्टो लिखा गया, लेकिन उससे 10-11 साल पहले स्क्रम फ्रेमवर्क की बुनियाद डाल दी गई थी। इसी तरह डीएसडीएम कंसोर्शियम ने डीएसडीएम मेथड बना दिया, ये यूके बेस्ड है। 1995 में इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। 96 में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, 97 में फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, 98 में क्रिस्टल मेथडोलॉजीज आ गई थी, और 2000 में लीन डेवलपमेंट। अब ये इन सब से यूं कह लीजिए कि सबक हासिल करके और इनमें से बुनियादी निचोड़ निकाल के इन्होंने एजाइल मैनिफेस्टो लिखा, और जितने भी मेथड्स एग्जिस्ट करते थे, दे वर सपोज टू अबाइड बाय द एजाइल मैनिफेस्टो। मगर ये थी कि वो जो अलग अलग मेथड्स थे, उनको बाकायदा एक रुख दे दिया। अब मैंने आपको ये बताया था एजाइल मैनिफेस्टो पहले भी, और एजाइल मैनिफेस्टो को एक नजर फिर डालते हैं। 4 इसकी वैल्यूज कहलाती हैं ये। देयर आर 4 वैल्यूज, और इनमें जैसे हमने पहले भी कहा कि जो आइटम्स आपको हाईलाइटेड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आ रहे हैं, उनको एजाइल ये कहता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू
जो लेफ्ट हैंड साइड पे आइटम्स लिखे हुए हैं, सॉरी, राइट हैंड साइड पे आइटम लिखे हुए हैं उनके मुकाबले में। और ये राइट हैंड साइड पे कौन से आइटम्स लिखे हुए हैं? ये वो आइटम्स हैं जो ट्रेडिशनली हम इस्तेमाल करने के आदी हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी फॉर दैट मैटर छुपा दूं तो आप देखिएगा हम प्रोसेसेस और टूल्स पे एम्फेसिस करते हैं। सही प्रोसेस पे काम करो, सही तरीके से काम करो, सही टूल इस्तेमाल करो। फिर हम उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए, फलानी चीज बनाई जाए। कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन के ऊपर बहुत जोर होता है कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसी के मुताबिक काम होगा। और फिर एक दफा जब प्लान बना लिया जाता है तो हम रिजिडली उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्किंग। एजाइल ने क्या किया? एजाइल ने आके ये पूरा जल्जला इसके अंदर ले आया, सिस्टम के अंदर। उसने कहा हम ये नहीं कहते कि ये जो चीजें जिस तरह से काम हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन प्रोसेसेस और टूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और उनका आपस का ताल्लुक है। तो मतलब ये हुआ कि भले प्रोसेसेस हों, टूल्स भी हों, हम उन्हें फॉलो करेंगे, लेकिन जहां पे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं और उनके दरमियान का ताल्लुक, इंटर रिलेशनशिप आ जाती है, इंटरेक्शन आ जाता है, उनको फौकियत दी जाएगी प्रोसेस और टूल्स के ऊपर। ताकि मतलब कहने का ये कि प्रोसेसेस और टूल्स कैन बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, देयरफॉर दे शुड नॉट बी गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस कि वो लोग उसके नीचे दब जाएं। वो कहते हैं ना कि कवानीन जो हैं वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लोग कवानीन के लिए नहीं बनाए जाते। अगर कोई कानून ऐसा है जो लोगों को तकलीफ दे रहा है तो उसको लोगों की कंफर्ट के हिसाब से अमेंड भी किया जा सकता है। इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, हम बहुत बड़े दाई हैं इसके कि जी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर उसने कहा, या वर्किंग यू कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर का लफ्ज निकाल भी दें तो वर्किंग डिलीवरेबल। जो हमारा फोकस अल्टीमेटली जो चीज होनी है, जिसका एम्फेसिस है, जो बनाई जाने हैं, उसका वर्किंग हालत में बना हुआ होना और इस्तेमाल हो रहे होना ज्यादा जरूरी है। आप कहें किसी चीज तो इस्तेमाल हो रही है लेकिन इसके साथ इसका मैनुअल नहीं आया, बात वही आ जाती है कि जो चीज आपको दी गई है क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है? कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन कैन कम लेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होनी नहीं चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डॉक्यूमेंटेशन बाद में भी आ सकती है, लेकिन सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू आइटम देना चाहते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर या वर्किंग डिलीवरेबल। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन करें, जरूर करें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी रीनिगोशिएटेड एनी टाइम इफ यू गिव प्रेफरेंस टू द कस्टमर। उसकी ख्वाहिशात और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखें तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स तो रीनिगोशिएट भी हो सकते हैं आपस में बात करके। ओके, और आखिरी पॉइंट इसमें था कि एक लगे बंधे प्लान को फॉलो करने के अच्छी बात है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन लगे बंधे फॉलो प्लान को फॉलो करने में आपको चेंज अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। अगर कस्टमर कह रहा है कि यहाँ पे कोई तब्दीली होनी चाहिए या आप किसी और वजह से फील करते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए, तो तब्दीली को प्रेफरेंस दें और प्लान को उसके हिसाब से अमेंड करें। तो ये वो 4 वैल्यूज थी। आई होप कि ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपको इसमें कोई खास डाउट नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है एजाइल मैनिफेस्टो की इन 4 वैल्यूज को समझने में तो बात कीजिए। एनीवन? ओके जी, अगर वैल्यूज के बारे में हम क्लियर हैं तो अब यही जो 4 चीजें हैं इनको लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो उसको रिफाइन कर रहे हैं। हर कोई थोड़ा थोड़ा उसके अल्फाज बदल रहे हैं। जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर का लफ्ज निकाल के उसके अंदर डिलीवरेबल का लफ्ज डाल दिया,
क्योंकि सॉफ्टवेयर का लफ्ज ज्यादा लगता ऐसा है कि ये सॉफ्टवेयर के लिए लिखा गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एजाइल मैनिफेस्टो में जो 4 वैल्यूज दी गई हैं, दे आर मतलब एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर स्लाइट लिटिल अमेंडमेंट। अब इसी तरह से ये एजाइल वैल्यूज इन्होंने बनाई हैं रिसेंटली, और ये अगर आप देखें तो ऑल्दो मैं एजाइल मैनिफेस्टो से इसको ये नहीं कहूंगा कि उससे बेहतर ये चीज है, लेकिन रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस थिंग। एजाइल वैल्यूज में वो कहता है जी, कस्टमर फोकस्ड कोलैबोरेशन ओवर साइलोज एंड हायरार्की। इसको एजाइल मैनिफेस्टो से मिक्स ना कीजिएगा, ये उसकी एक रिफाइनमेंट है, मतलब वर्थ कंसिडरिंग, वर्थ लिसनिंग टू। कहते हैं जी, कस्टमर फोकस्ड कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ आपकी जो कोलैबोरेशन है खास तौर पर, वो अलग अलग कमरों में काम करने और एक डीप हायरार्की में काम करने से बेहतर है। मतलब साइलोज का मतलब ये होता है कि आप अपना बबल ऑफ प्राइवेसी लेके अलग से बैठे हुए हैं, अपना हर एक बंदे का अपना अपना कमरा है और वो अंदर बैठा कुछ कर रहा है, उसकी किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है। और हायरार्की का मतलब है कि आप अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं, बस यही हायरार्की के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी सी एग्जिस्ट करती है और इनसे काम रुकते हैं। अगर आप कस्टमर से कोलैबोरेट करेंगे तो आप साइलो से बाहर आएंगे, आप हॉल्स में बैठ के काम करेंगे, आप दीवारों के बगैर काम करेंगे और हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि डेलीगेशन नीचे की तरफ चली गई है। मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ एजाइल वैल्यूज को कि किस तरह ये आपकी वो एजाइल मैनिफेस्टो से मिलती है। adaptive and iterative campaigns over big bang campaigns। बिग बैंग का वही बात है कि जी आप पूरा प्लान बना के और फिर उसके ऊपर अमल शुरू करते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, साथ साथ हम काम करते जाते हैं, साथ साथ प्लान बनाते जाते हैं। एग्जैक्टली वही पॉइंट जो वहां पे दिया है उसको जरा मॉडर्न लफ्जों में बयान कर दिया। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ओवर स्टैटिक प्रिडिक्शन। काम करते जाएं, सीखते जाएं, और उस सीखने के साथ अगर कोई तब्दीलियां लाने की जरूरत है तो वो लाते जाएं, रादर देन कि आप कहें कि नहीं ऐसा हो जाएगा। अपनी एजम्पशंस के ऊपर प्रिडिक्ट कर करके प्लान करना, और कि एक दफा प्लान बना लें फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा प्लान बनाने के बजाय इस हद तक प्लान बनाएं कि काम शुरू हो जाए और फिर काम के साथ साथ सीखते जाएं, डिस्कवर करते जाएं, और प्रिडिक्शन के ऊपर फोकस ना करें। हाँ, ऑन गोइंग प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। चेंज जब आई है तो उस वक्त आप उसका बाकायदा एनालिसिस करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, वो जारी रहेगा। लेकिन पूरी प्रिडिक्शन एक दफा कर लेना और पूरा प्लान एक दफा बना लेना, इसी तरह फ्लेक्सिबल प्लानिंग रादर देन रिजिड प्लानिंग। तो बेस वही बात जिस तरह मैंने आपको एजाइल मैनिफेस्टो का कहा, तो एजाइल वैल्यूज उसको सेकंड कर रही हैं। लेकिन मैं एक दफा फिर बात दोहराऊंगा कि एजाइल मैनिफेस्टो इज द कोर आइटम। कोर कोर जो था वो एजाइल मैनिफेस्टो था। जो वैल्यूज वहां हमने 4 वैल्यूज पढ़ी थी पिछली स्लाइड में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये इसको सिर्फ आप उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझ सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए 4। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वही 4 मैनिफेस्टो के आइटम लिखे हुए हैं। कस्टमर कोलैबोरेशन, थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे होगा। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, individual and interaction over processes and tools, responding to change over following a plan, and working software over full documentation। इन 4 वैल्यूज जो बुनियादी वैल्यूज हैं, इनके ऊपर रहते हुए ये 12 प्रिंसिपल बड़े मुख्तसर करके शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं आपके सामने, ताकि समझने में और आसान याद रखने में या बात समझने में आसानी हो। अदरवाइज इनकी तो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहता है जी, पहला पॉइंट जो इससे आता है, और ये जितने 12 प्रिंसिपल्स हैं आपने ये नोट किया होगा कि ये बिल्कुल एजाइल मैनिफेस्टो के मुताबिक हैं। कहता है जी, अब उधर से बात कर चुका है कस्टमर के हवाले से, कस्टमर कोलैबोरेशन। कहता है सेटिस्फाई द कस्टमर। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एजाइल टीम में सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अगर कस्टमर एक चीज नहीं चाहता तो हम क्यों बना रहे हैं? फिर कहता है जी,
चेंज को रेजिस्ट नहीं करना, वेलकम करें। यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर चेंज एंड यू शुड वेलकम चेंज। ये जनाब एजाइल का खासा है, ये उसके प्रिंसिपल्स है। और आपको ये लगेगा कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली एजाइल मैनिफेस्टो के साथ मैच करते हैं। डिलीवर फ्रीक्वेंटली, ये आइट्रेशन वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा मगर मुसलसल डिलीवरी का अमल जारी रहना चाहिए। मतलब काम शुरू हो गया है और आपने इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट बनाना शुरू कर दिया है और डिलीवर भी करना शुरू कर दिया है, साथ साथ आप बनाए जा रहे हैं, साथ साथ डिलीवर किए जा रहे हैं। जस्ट लाइक एक जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री से माल बनता जाता है, निकलता जाता है, इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट में भी इसी तरीके के साथ काम करेंगे कि हम डिलीवरी शुरू से ही शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एंड प्रोडक्ट आप कस्टमर के हवाले करें और तब वो उससे परटर्ब्ड हो गया, यार ये तो मैंने नहीं कहा था। तो साथ साथ कस्टमर को आप इन्वॉल्व रखते हैं और साथ साथ उसे डिलीवर करते जाते हैं। कोलैबोरेट डेली, चौथा प्रिंसिपल है कोलैबोरेट डेली, जिसको हमने बात की थी कि स्टैंड अप मीटिंग्स हम करते हैं, स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर रोजाना की परफॉर्मेंस जो है उसको सारी टीम के सामने बोला जाता है, एक 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की मीटिंग में। और वहां पे हम कमिट करते हैं कि हम कल क्या करने वाले हैं। और इसी तरह जो आपका लीडर है उसको हम बताते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, और वो अगले दिन इंश्योर करता है कि वो जितने मसाइल आपने बताए हैं, जो आपको हर्डल्स हैं, इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, वो अगले दिन रिमूव करके रखें। पांचवा, सपोर्ट एंड ट्रस्ट मोटिवेटेड टीम्स। आपकी जो टीम है जो एजाइल पे काम कर रही है, जो लीडर है उसका ये काम है कि उसको सपोर्ट करे, फैसिलिटेट करे, उन पे ट्रस्ट करे, क्योंकि यहां पे किसी किस्म का किसी का कोई हुक्म नहीं चलता। ये नहीं हो सकता कि लीडर कहे ये मैंने कहा था ये करो तो ये करो। टीम मुकम्मल तौर पे डेलीगेटेड है, उसको सारा काम डेलीगेट कर दिया गया है। फैसले टीम के अपने हैं, फैसले स्क्रम लीडर के या एजाइल लीडर के नहीं है, या जिसको आप पुराने जमाने में प्रोजेक्ट मैनेजर कहते थे। प्रोजेक्ट मैनेजर फैसले नहीं कर रहा, वो सिर्फ फैसिलिटेशन कर रहा है, वो सर्वेंट लीडर का रोल अदा कर रहा है। पांचवा, प्रमोट छठा प्रिंसिपल, प्रमोट फेस टू फेस कन्वर्सेशंस। ये डॉक्यूमेंटेशन की जो हमने बात की थी कि जी डॉक्यूमेंटेशन को मिनिमाइज करना है और ज्यादा जोर हमारा फुल डॉक्यूमेंटेशन पे या डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पे होने के बजाय काम पे होना चाहिए कि जो चीज आप बना रहे हैं वो वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो कहते हैं जी फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो अगर आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे तो आप ये देखिए, ईमेल गई, फोन्स गए, लेटर्स गए, तो बहुत सी कम्युनिकेशन जहां रिड्यूस हो जाती है। ऑल्दो हमने जो पहले बातें डिस्कस की उसमें हमने ये नतीजा निकाला था कि ये ज्यादा इंटेंस कम्युनिकेशन हो रही होती है फेस टू फेस। बेशक इंटेंस है, लेकिन ये 1 to 1 है, इसके अंदर कोई पर्दे नहीं है कि जनाब मैं कागज में ये लिखा हुआ है, मैं तो कुछ और कहना चाहता था, या मतलब कोई छुपा छुपाया नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो बेशक आपकी कम्युनिकेशन कस्टमर से हो या अपनी टीम से हो, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। फिर कहते हैं जी डिलीवर वर्किंग, मैं इसको कहूंगा डिलीवरेबल। सॉफ्टवेयर का लफ्ज हम ना ही इस्तेमाल करें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये सातवां प्रिंसिपल है कि हम जो चीज डिलीवर करते हैं वो वर्किंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बेशक वो एंड प्रोडक्ट ना भी हो, बेशक वो फर्स्ट आइट्रेशन से निकला हुआ कुछ आउटपुट हो, मगर दैट शुड बी वर्किंग। उसको वो जो हमारा कस्टमर है वो चाहे तो इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हो, ताकि उसका काम चलना शुरू हो जाए, आखिर तक उसे इंतजार ना करना पड़े। इससे दो फायदे हैं ना जी, एक तो ये है कि आखिर में जब प्रोडक्ट आएगी तो उस वक्त पता चलेगा क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पे हमें शुरू में ही पता चलना शुरू हो जाता है और चलती हालत में चीजें मेरे सामने होती हैं। प्रमोट सस्टेनेबल पेस, आठवां प्रिंसिपल है कि हम जब हर आइट्रेशन के बाद कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सस्टेन कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस को, हमने अपना पेस बना लिया है। हम हर हफ्ते या जो भी कोई आपका
आइटरेशन का साइज है 2 हफ्ते है, 4 हफ्ते है, हम हर 2 या 4 हफ्ते के बाद कुछ दे के ही जाते हैं और मुसलसल देते चले जाते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी भी है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी के अलावा हर हर आइटरेशन के बाद हम खूब से खूबतर भी तो हो रहे हैं, उसको हमने कहा था कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, वो भी तो हो रही है। तो सस्टेनेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी है। 9वां है जी प्रिंसिपल प्रमोट टेक्निकल एक्सीलेंस। ये वही बात कि हम खूब से खूबतर की तरफ जा रहे हैं, तो हम जब काम करते हैं एक आर्टिस्ट से दूसरे में, तो हमारी टेक्निकल एक्सीलेंस बढ़ती है। जो चीजें हम पहले नहीं जानते थे, हमने उनको जब रिव्यू मीटिंग्स की हर आइटरेशन के बाद, सबक सीखे, लेसन लर्न लिए और उनको फिर हम आगे अप्लाई करते हैं, तो खूब से खूबतर होते जाते हैं। फिर जनाब 10वां प्रिंसिपल कहता है मैक्सिमाइज थ्रू सिंप्लिसिटी। वो एक बड़ा पुराना वो प्रिंसिपल है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। वो आपने सुना होगा। किस प्रिंसिपल? मैक्सिमाइज थ्रू सिंप्लिसिटी। हम जब चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कंफ्यूजन निकल आती है कि वो फंस जाता है काम। हम सारा लोड अपने कंधों पे उठा के, पूरा बैरल उठा के जो जा रहे हैं और उस वजन से पिसे जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम छोटे छोटे अमाउंट्स में उस मटेरियल को उठाएं और वो सिंपल भी होगा, हैंडलेबल भी होगा, मैनेजेबल भी होगा और हम उससे खूब बेहतरीन फायदा भी उठा सकते हैं। सो मैक्सिमाइज थ्रू सिंप्लिसिटी। 11वां प्रिंसिपल सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स। ये जो हमने कहा था कि टीम को काम डेलीगेट कर दें, वो जाने और उनका काम, और आप जो है वो सिर्फ सर्वेंट लीडरशिप करें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉइंट, हैव सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12वां प्रिंसिपल, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट रेगुलरली। हर आइटरेशन के बाद आपने उसका पोस्टमार्टम करना है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट रिव्यू करना है और उसके मुताबिक जो तब्दीलियां रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। देखिए तब्दीलियां कहां कहां से आती हैं। एक तो कस्टमर कहता है, एक आपका स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि कस्टमर ही कहे, कोई और भी जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी कोई रिक्वायरमेंट दे सकता है, कोई उसकी वजह से भी चेंज आ सकती है। और टीम जब काम कर रही है, तो काम करने के दौरान जब वो अपनी गलतियों से सीखती है, तो वो भी तो चेंज है। ये जितनी भी चेंजेस आनी है, ये दरअसल यूजर स्टोरीज की सूरत में इंट्रोड्यूस की जाती है। मतलब आपको ये मैं बता दूं कि एक आपने आइटरेशन कंप्लीट किया है और आपने खुद से एक लेसन लर्न किया है और आप कहते हैं कि ये हमने आइंदा जरूर करना है, तो अगले आइटरेशन के लिए उसको हम यूजर स्टोरी भी बना सकते हैं। इसी तरह कस्टमर ने कोई चीज कही है, वो नई यूजर स्टोरी होगी। तो ये जितनी यूजर स्टोरीज होती हैं, ये आपको याद होगा, मैंने कहा था प्रोडक्ट बैकलॉग में जमा होती हैं, वहां प्रायोरिटाइज की जाती हैं। करती यही स्क्रम टीम ही उनको प्रायोरिटाइज करती है, लेकिन ये जितनी भी यूजर स्टोरीज जहां कहीं से भी आई हैं, ये वहां पे इवॉल्व होती रहती हैं। ये तो हो गए जी 12 प्रिंसिपल। इन 12 प्रिंसिपल्स को अगर आप जरा अंग्रेजी लंबी लिखी हुई देखना चाहते हैं, तो ये वही बातें हैं सारी। मैंने तो वहां ब्रीफ में आपको दिखाया था। यहाँ पे मिसाल के तौर पे, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मिसाल के तौर पे पहला वाला जो कस्टमर के हवाले से था, वो कहता है आर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। वही पॉइंट है 12 के 12। आप इनको तफसील से पढ़ें, कंपेयर करें, समझें कि क्या ये प्रिंसिपल्स वही हैं या नहीं है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये सब के सब प्रिंसिपल एजाइल मैनिफेस्टो की जो 4 वैल्यूज थी उनके मुताबिक हैं या नहीं है। और मैंने आपको अभी शो भी किया कि सब के सब एन मुताबिक हैं एजाइल मैनिफेस्टो। तो ये जनाब आपके सामने एजाइल मैनिफेस्टो और उसके 12 प्रिंसिपल्स, ये ओरिजिनल कॉपी है उनकी जो वेबसाइट पे लगी है, agilemanifesto.org पे, वो जो 2001 में बना था, ये वो है। ऑल्दो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑल्दो यही बेस रहेगा, यही बेस है, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी लोगों ने इंप्रूवमेंट की है, मगर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बुनियाद यही है। अगर आपको ये समझ आ गया, तो वो जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर का लफ्ज निकाल के अब हम इसे और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब कुछ वही है, कोई तब्दीली नहीं है।
ओके जी। एजाइल प्रैक्टिसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाले हैं, पीएमआई वाले, उन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बॉडी ऑफ नॉलेज बनाई हुई है। अब वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो ट्रेडिशनली तो वो जो प्रिडिक्टिव मेथड था प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का उसके मुताबिक थी, और उस में काम करने का तरीका डिफरेंट था। लेकिन एजाइल के इंट्रोडक्शन के साथ और खास तौर पे पीएमआई ने जब एजाइल की नीड को समझा और उन्होंने इसे अडॉप्ट किया, तो उसके हवाले से अब पीएमबीओ के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके अम्ब्रेला में अब तमाम वो चीजें जो कि एजाइल मेथोडोलॉजीज के हवाले से हैं, स्क्रम है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो चीजों को मिला के कुछ बनाना, स्क्रम और एक्सपी का हाइब्रिड, या कोई और कस्टमाइज्ड हाइब्रिड के इसको और उसको और इसको मिला के कोई चीज आपने बना दी। या कभी कभी तो यहाँ भी ये भी कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और जो एजाइल वाले कोई भी प्रिंसिपल्स हैं उनको मिला जुला के कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए, उसको भी हाइब्रिड कहते हैं। कैन बैन अपना लीन का हिसाब किताब है, स्क्रम बैन भी वही कैन बैन की तरह लीन का है। फिर फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट या जो जो तरीके भी आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यही कोई तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपने देखना है कि आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सा तरीका फिट बैठता है। हाँ, अलबत्ता एजाइल के मेथड जिसकी अम्ब्रेला के नीचे लिखे हुए हैं, और आप यहाँ यही देख रहे हैं कि जितने मेथड एजाइल के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते थे वो तमाम के तमाम कंसिडर किए जा रहे हैं ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होने के लिए। और उनमें भी सबसे टॉप पे जो हमें नजर आ रहा है वो स्क्रम ही नजर आ रहा है। स्क्रम सबसे क्या कहते हैं, लाइट वेट मेथड है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट है, इसलिए वो सबसे अव्वल नंबर पे आता है। उसके अलावा उसका कोई हाइब्रिड भी हो सकता है, और अगर आप जरूरी समझते हैं कि किसी और मेथड क्रिस्टल में जाना है, किसी और में जाना है, तो आपको मुकम्मल आजादी है। तो एजाइल तो एक अम्ब्रेला है जो कि आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन जब पीएमबीओ के अम्ब्रेला के अंडर हम आते हैं तो एजाइल भी आ जाता है, और एजाइल में इस्तेमाल होने वाले तमाम तरीके भी हम और सॉफ्टवेयर के अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इस्तेमाल करने की अहलियत रखते हैं। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? एनी क्वेश्चन सो फार? मेरी आवाज रुकी तो नहीं बीच में कहीं? नहीं, आवाज आ रही है सर। ओके जी सर, आ रही है आवाज, कंटिन्यूसली आ रही है। जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अभी अगर आप ये वाली स्लाइड देखें, ये एक जिसे कहते हैं ना कि मेजर शिफ्ट है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। पहले जमाने में जो प्रिडिक्टिव मेथड था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो जैसे कि आपको पता है वो प्लान ड्रिवन था, और वो गवर्न होता था अपना कॉस्ट और टाइम से। तो जो फीचर्स आपने बनाने होने थे वो पहले लॉक कर दिए जाते थे कि जनाब ये चीज बनानी है। मतलब उन फीचर्स को तब्दील करना कोई आसान काम नहीं था ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में। एक दफा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो बस जी, अब इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। और अब हमें उसकी अगर कोई चीजें ठीक करनी होती थी तो उसका असर टाइम और कॉस्ट पे पड़ता था, या कॉस्ट बढ़ जाती थी, वक्त बढ़ जाता था, या ऐसा कुछ होता था। वो जो कहते हैं ना कि ऑन टाइम हम डिलीवर नहीं कर पाते थे और विद इन बजट डिलीवर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हमने उसको वहां पे फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ था, फीचर्स को लॉक किया हुआ था। ये जो एजाइल वाला मेथड है, इसमें कहता है कि जी ये जो ट्रेडिशनल आयरन ट्रायंगल कहलाती थी, इसको फ्लिप कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। अब हमने कॉस्ट और टाइम को लॉक कर दिया और फीचर्स को ओपन कर दिया। मतलब इसको ट्रायंगल को हमने सर के बल खड़ा कर दिया, और इस तरह करने से हम ज्यादा वैल्यू देने की अहलियत रखने लग गए। पहले हम प्लान से बंधे हुए थे जो बुनियादी तौर पे कस्टमर के फायदे की चीज नहीं दे रहा था, वो लॉक्ड फीचर्स दे रहा था।
अब हमने फीचर की आजादी दे दी कस्टमर को, कस्टमर खुश, और हमने कहा कि टाइम और कॉस्ट जो है वो लॉक्ड है। अच्छा, अब इसका मतलब ये ना लिया जाए कि टाइम और कॉस्ट जो फीचर्स अभी सोचे भी नहीं गए उनका भी लॉक हो गया। भाई, जो फीचर आपने अभी तक बताया नहीं उसकी टाइम और कॉस्ट तो बाद में आएगी, लेकिन हमने टाइम को इस तरह लॉक किया, हमने उसको आइट्रेशंस बना दी। हमने कहा जी एक आइट्रेशन का ये साइज होगा, जितना काम इसमें हो सकता है वो कर लेंगे, जितना पैसा लग सकता है वो लग जाएगा। मतलब ये है, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन हमने टाइम और कॉस्ट की करनी है हम उस आइट्रेशन के हवाले से करेंगे, उसको लॉक करेंगे, टाइम और कॉस्ट को लॉक करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम जब ये आइट्रेशन करके निकलेंगे तो वी विल बी डिलीवरिंग समथिंग। ठीक है जी, हम फीचर दे के जाएंगे और कस्टमर को आजादी होगी कि वो फीचर्स को तब्दील कर सकता है, अगली इटरेशन से पहले वो कोई भी फीचर चेंज कर ले। और इस तरीके के साथ हम सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले देने की एहलियत बना लेंगे। आई होप मुझे ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये कि ये ठीक है, इसको ट्रायंगल फ्लिप करने की तो इसने बात की है, लेकिन बाय द वे अगर मैं बिल्कुल एकेडमिकली सोचूं और देखूं तो आयरन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अब वैसे ऑब्सोलीट हो चुका है। आयरन ट्रायंगल ट्रेडिशनली एक ट्रायंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल होती थी जिसके 3 कोने होते थे, स्कोप जिसको ये फीचर कह रहा है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट की ट्रायंगल में वो कहता था, उसे आयरन ट्रायंगल कहा जाता था। और कहा यह जाता था कि अगर स्कोप बदलेगा तो टाइम और कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, टाइम बदलेगा तो स्कोप और टाइम पे फर्क पड़ेगा वगैरह, कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो एक दूसरे पे अगर एक चीज को बदलेंगे तो बाकी 2 चीजों पे इसका असर पड़ेगा। बेशक वो चीज अपनी जगह ट्रू है, लेकिन इनको ट्रिपल कंस्ट्रेंट भी कहा जाता था। ये ट्रिपल कंस्ट्रेंट वाली फिलॉसफी कुछ चली नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये फाइंड हुआ कि दीज आर नॉट द ओनली 3 कंस्ट्रेंट्स, स्कोप, टाइम और कॉस्ट। वो ट्रिपल कंस्ट्रेंट ट्रायंगल को कहा जाता था। ट्रिपल कंस्ट्रेंट वाली बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी कंस्ट्रेंट तो रिस्क के भी होते हैं, कंस्ट्रेंट तो कस्टमर के भी होते हैं, कंस्ट्रेंट तो और भी बहुत सी चीजों के हैं, तो कंस्ट्रेंट्स ना कहा जाए या आयरन ट्रायंगल की फिलॉसफी ना इस्तेमाल की जाए। तो इस वजह से अब ये ऑब्सोलीट है। खैर एनीवेज, जस्ट फॉर द नॉलेज से हमने ये देखा कि हम किस तरह से इस ट्रायंगल को फ्लिप कर सकते हैं एजाइल आने से। जी जनाब, रिजवान सर ये एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी। बेसिकली जो प्लान ड्रिवन है इसमें तो फीचर, कास्ट और डेट तीनों ही लॉक्ड नहीं होते हैं, मतलब ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है जरा। सर, बात ये ना कि आप यूं इसको इस तरह से लें कि पूरे प्रोजेक्ट के सारे फीचर पहले से लिख लिए गए रिक्वायरमेंट्स के अंदर और उन्हें लॉक कर दिया गया, ये फीचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया कि ये फीचर आपने देने हैं, तो फीचर लॉक हो गए। जी अब आप प्लान करने बैठते हैं। जब आप प्लान करने बैठते हैं तो तब आप डिसाइड करते हैं कॉस्ट और डेट, टाइम वगैरह जो है। जब आप वो प्लान करते हैं तो फिर वो भी लॉक हो जाता है। जब वो लॉक हो ठीक जाता है तो उसके बाद स्कोप जो है वो कोशिश की जाती है कभी भी चेंज ना हो। ठीक है जी, अगर कोई फीचर सही। कस्टमर ने नया डलवाना है तो उस पर झगड़ा पड़ जाता है कि जनाब ये तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। ठीक है जी, तो हम उसमें ओपन टू चेंज इन फीचर्स नहीं है, जबकि जो भी उन चीजों का असर पड़ता है वो टाइम और कॉस्ट पे आता है। ऑल्दो मैं मानता हूं कि टाइम और कॉस्ट भी हम प्लान के बाद बेसलाइन कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, मगर एट द सेम टाइम कितने प्रोजेक्ट आपने देखे हैं जो टाइम पे हो जाते हैं और कॉस्ट में हो जाते हैं। वजह उसकी ये है कि असर तो उन्हीं चीजों पे पड़ता है। भले आपने लॉक किया हो टाइम को भी और कॉस्ट को भी, लेकिन कभी भी कोई प्रोजेक्ट अपने टाइम में नहीं हुआ और अपनी कॉस्ट में नहीं हुआ, कुछ ज्यादा ही लग जाता है। कभी कम भी लग सकता है वैसे, लेकिन उसकी चांसेस जरा कम है। ज्यादा खर्च होने के चांसेस या ज्यादा टाइम लगने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो इस हवाले से फीचर इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट इज लॉक्ड इन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और टाइम और कॉस्ट जो है वो
पूरे प्रोजेक्ट के दौरान बदलते रहते हैं और बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तो काफी बदल चुके होते हैं और इसने एजाइल ने इसी को फ्लिप कर दिया है। जी, और कोई क्वेश्चन जनाब? ओके, कॉस्ट ऑफ चेंज, मैं इस डायग्राम में ज्यादा इसकी बहस में नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तब्दीली लाने की, अब ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, तब्दीली लाने की कॉस्ट प्रोजेक्ट के शुरू में काफी कम पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं एक इंजीनियर हूं और मैं एक पुल बना रहा हूं। डिजाइन के दौरान, रिक्वायरमेंट्स के दौरान या प्लानिंग के दौरान अगर कोई गलती हो भी जाती है प्लानिंग में, तो उसको प्लानिंग की ही स्टेज में अगर पता चल जाए तो दुरुस्त करने में क्या है, चंद घंटों की एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ कागजों का तबादला, उनको कुछ को जाया हो गया, कागज नए बनाने पड़ गए, कुछ ड्राइंग्स नहीं बनानी पड़ गई, तो थोड़ी एफर्ट एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन चेंज जितनी जल्दी पता चल जाए उतना खर्चा कम आता है। अब जनाब फर्ज करें कि यही पुल तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और इस स्टेज पे हमें एहसास होता है कि इस पुल की जो बुनियादें बनाई गई थी उनके अंदर तो ये काम भी करना था। नाउ इफ आई ट्राई टू डू दैट, ये सारा पुल मुझे गिरा के बुनियादों में वो दुरुस्तगी करके दोबारा से बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है चेंज इस स्टेज के ऊपर लाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, एक्सपोनेंशियली मोर। तो जनरली ये ग्राफ जो है ये पैराबोला की शक्ल में ऊपर की तरफ जाता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो चेंज प्रोजेक्ट की लाइफ, ये निचली लेंथ जो है ये प्रोजेक्ट की लाइफ कंसिडर की जाए तो जितनी देर से चेंज का पता चलेगा उतना खर्चा ज्यादा है। खैर, ये तो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात हो गई। एजाइल के अंदर मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से एक्ट करती हैं। अगर आपको जो फीडबैक या कस्टमर से चेंज का बताया जा रहा है वो अगर जल्दी आती है तो प्रोग्रामिंग डिफेक्ट्स फाउंड वाया पेयर पेयर प्रोग्रामिंग, मतलब ये उसने वो टेक्निक्स बताई कि जी अगर शुरू में ही पता चल जाए पेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको दुरुस्त कर लीजिए या फलाने, ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड बना हुआ है इसलिए मैं इसकी ज्यादा तफसील में अंदर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ये है कि इसमें उसने वो बताए हुए हैं कि एजाइल में कौन कौन से तरीके मौजूद हैं जो अगर शुरू में तब्दीलियां हों तो कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेट हों तो कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, जो तरीके यहाँ लिखे हुए हैं वो ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्यादा हैं। हम इनसे सबक तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम इनको एज सच इस्तेमाल ना कर सकें। तो मुझे पता है कि लोग इससे बहुत घबराते हैं डायग्राम से कि यार हम तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, हमें क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं जो पॉइंट आपको देना चाह रहा था वो यही है कि मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ वक्त में चेंज लाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको इसके ऊपर आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि कौन सा तरीका आपने कब इस्तेमाल करना है। ओके जी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, a document can't generate the meaning in others that conversation can। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक इसके ऊपर एक सवाल पहले आपकी तरफ से आ चुका है कि ये तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो गई, बेशक ज्यादा हो गई, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेशन का एक रवाज होता है कि जी खत लिखो और डॉक्यूमेंट करो और फाइल में लगाओ और ये करो, वो हम डॉक्यूमेंट्स का पेट भरते रह जाते हैं, काम उतना ज्यादा नहीं हो रहा होता जितने डॉक्यूमेंट भर रहे होते हैं। बल्कि मैंने आपको शायद एग्जांपल भी दी थी कि लोगों ने तो डॉक्यूमेंट्स ही भरने शुरू किए हुए, मतलब एक ही चीज, एक ही रिपोर्ट को 10-20 मुख्तलिफ शक्लों में बनाया जाता है, जो कि क्रिमिनल है। कि अब मेरा मतलब है काम तो एक दफा हुआ और उसकी रिपोर्टें 20-20 दफा बन रही हैं मुख्तलिफ शक्लों में, तो जितना काम नहीं है उतनी डॉक्यूमेंटेशन उससे कई कई गुना ज्यादा है। देयर इज अ रीजन इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस इज फर्स्ट इन द एजाइल मैनिफेस्टो में आपने देखा कि सबसे पहले इंडिविजुअल और इंटरेक्शंस हैं। लोगों की आसानी को देखें, लोगों की कंफर्ट को देखें और उनके इंटरेक्शन को देखें, बिला वजह का बेजा इंटरेक्शन ना बनाएं, मतलब बेजा कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन ना की जाए। ये वो बेसिक
अंडरस्टैंडिंग हमें, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमें रिक्वायर्ड। फिर जो इंक्रीमेंटल की बात होती है, हर अभी इसको मैं बिल्कुल एजाइल के इंक्रीमेंट्स की तौर पे नहीं देख रहा, मैं इंक्रीमेंटल वैल्यू डिलीवरी के हवाले से बात कर रहा हूं। अगर फर्ज करें आपने अपने प्रोजेक्ट को फेजेस में बांटा होता, फेज 1 होता एनालिसिस, फेज 2 होता डिजाइन। अब एनालिसिस के अंदर मैं एनालिसिस को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेता और एनालिसिस के सारे काम प्लान कर लेता। डिजाइन होता तो डिजाइन के सारे काम। तो वाटरफॉल जो है वो सीरियल चलता है, एक के बाद एक। एनालाइज करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर कोड करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन एजाइल में हम ये सारे कामों का क्रॉस सेक्शन करते जाते हैं और एट द एंड ऑफ एवरी आइटरेशन वी गिव आउट समथिंग विच इज वर्केबल। देखें, अगर मैं पहले एनालाइज करूं, फिर डिजाइन करूं, फिर कोड करूं, फिर टेस्ट करूं, डॉक्यूमेंट करूं, डिप्लॉय करूं, तो असल में जो चीज वर्केबल आइटम आएगा वो एंड में आएगा। लेकिन यहां पर मैं जो चीज बनाने जा रहे हैं उसका सैंपल पहले बना के आपको देता हूं, आप उसे चेक करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब है मैंने वो जिसे कहते हैं कि इंक्रीमेंटल डिलीवरी भी दे दी और उससे आपका काम भी चलना शुरू हो गया। और एक सबसे बड़ी बात यह कि सेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि हमें कुछ मिल भी रहा है, काम हो रहा है, सही हो रहा है। या फॉर दैट मैटर कई दफा तो जो कंपनी आपसे काम करवा रही होती है वो उससे फवायद भी उठाने शुरू कर दी। एक्चुअली वो अपने कस्टमर्स को भी वो चीज सेल करना शुरू कर देती है जिस हद तक डिलीवर हो चुकी है। कोलैबोरेशन और फीडबैक के हवाले से पहले भी हमने बात की कि कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर नो और लिटिल फीडबैक बिफोर डिलीवरी। मतलब हम कहते हैं जी बस आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, काम हो रहा है, जब बन जाएगा तो आपको दे देंगे, उससे पहले हमसे कोई बात ना करे। दिस इज ट्रेडिशनल के अंदर हम करते हैं। चेंज को हम कहते हैं जी हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ है। जबकि एजाइल में हम फीडबैक का चैनल भी ओपन रखते हैं कॉन्स्टेंटली। और जैसे मैंने कहा था, वी वेलकम चेंज। हम चेंज के दरवाजे बंद नहीं कर देते। चेंज इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। डिसिप्लिन विदाउट अनड्यू बर्डन। वही कीप इट सिंपल वाली बात, ज्यादा वजन भी नहीं उठा रहे हम, चीजों को सादा रख रहे हैं और साथ चीजें काबू में भी हैं। तो प्रोसेस बर्डन और लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं होता। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर टीम्स हैव फेस्ड फॉल्स चॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस। ओवरली कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं, मतलब आप रिक्वायरमेंट इकट्ठी करे जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते होते एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज बन गई और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो अनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। एजाइल में छोटे छोटे लाइट वेट में काम कर रहे हैं और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल है और डूएबल है। अच्छा जी, एक मिनट, जरा थोड़ा कंप्यूटर रुक रहा है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। ये तो बिल्कुल अटक ही गया। अच्छा जी, ये जो भी अभी हमने बातचीत की है, इसकी रोशनी में आप मुझे कोई अ, बता सकते हैं कि आपका जो अपना काम है, जो कि आप एक ट्रेडिशनल तरीके के साथ करते हैं, आप एजाइल का इस्तेमाल करके उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? टूल्स वगैरह तो चले मैं मानता हूँ अभी नहीं हमने डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो बाद में करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो भी चीज बातचीत हम समझे हैं उसकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आप इसको अपने काम को आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं?
सर अभी जो मेरा आइडिया है वो ये है कि जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं उसके अंदर तो शायद ये थोड़ा इस सेंस में दुश्वार है कि जिस तरह के वो चेक्स और उसके बाद ऑडिट्स की अप्रोच हमारे यहाँ राइज है, उसके अंदर तो डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी समझा जाता है, और वो चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो कहते हैं जी ये तो है ही नहीं। तो उसमें मतलब शायद कुछ टाइम के बाद चीजें चेंज हो जाएं, अभी तो ये काफी टफ सी जॉब लग रही है जी। अगर सर मैं ये कहूं कि हर आइटरेशन का अलग अलग हो तो बात आपकी कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है बात। जी मतलब अगर वो स्टेक होल्डर जिसने ऑडिट करना है या यानी वो भी इसके ऊपर एग्री हो जाए फिर तो बात बन जाती है। लेकिन अभी चूंकि ये वो चीजें जो है वो उस तरह से अलाइन नहीं है, शायद वो कल्चर उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। जब हो जाता है फिर तो बिल्कुल ठीक है कि हर आइटरेशन के साथ ऑडिट हो जाए तो नेचुरली फिर वो डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला कवर हो जाएगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसमें नहीं हो पा रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही एज्यूम करने को कह रहा हूं कि नेचुरली एग्जिस्टिंग में तो बहुत मुश्किल है, वो तो मतलब किसी को समझ ही नहीं आएगा, वो तो आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको किसी तरह से अप्लाई कर पाए तो आप फायदा तो देख जी रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो वो चीज देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये मुमकिन है या नहीं है, तो वो तो मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द जस्ट स्टेट ऑफ योर माइंड। अगर आप करना चाहेंगे तो ये मुमकिन है, और अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो उस हवाले से एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो तो उसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा सर, मेरा इसमें एक पॉइंट है कि अगर हम तो ज़रा इधर पीटीसीएल और इसमें यूफन में इधर जहाँ पे इसको सेटअप को देख रहे हैं या काम कर रहे हैं, जी लेकिन अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर को देखा जाए तो वहाँ पर तो काफ़ी चीज़ इवन कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी कि डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे लेस हो या ऐसा हो। क्योंकि आप वहाँ पे देखें ना, अगर कोई प्रोजेक्ट होता है इसका विद एजाइल मेथोडोलॉजी और जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें उसको रिड्यूस किया जाता है और सिंप्लीफाई किया जाता है। अब जी आपको पता है कि यहाँ पे तो फिर बाद में नेक्स्ट हुकूमत आ जाती है या इवन कोर्ट आ जाती है, नैब आ जाती है, एफआईए आ जाती है। जी जी उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, वो तो और ज़्यादा उनके लिए तो इस चीज़ को अडॉप्ट करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो इस चीज़ को सर देखें, जो हमने ये नहीं नॉइज आ रही है। कहा। हाँ, जैसे माइक आपका ओके, हमने ये नहीं कहा कि हम किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे। जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, मतलब ऑडिट होना है, कोई चीज चेक होनी है, कोई हैंडओवर होनी है, कोई उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना है, उसके मुताबिक वो ये सब कुछ होगा। लेकिन वो एजाइल वाले तरीके के साथ होगा। मिसाल के तौर पे पूरी चीज को ऑडिट करने के बजाय हम साथ साथ चीजों को ऑडिट करते जाएंगे, एक एक फीचर को एक्सेप्ट करवाते जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है, रिकॉर्ड में तो जा रहा है। ऐसी तो बात नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रही। हर तरह का रिस्क मैनेजमेंट का, क्वालिटी का, जो आप कहते हैं ऑडिट चेक, जो मर्जी आप कहें, इंस्पेक्शन, सब कुछ हो रहा है। हमने कोई चीज स्किप नहीं की। और जहां जहां आपने कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, ऑल्दो वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द डॉक्यूमेंटेशन और एलिमिनेट इट इफ पॉसिबल। मगर मैंने ये तो नहीं कहा कि हम बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के बगैर चल रहे होंगे। मुझे पता है कि वो दुश्वारी तो होगी आपको, अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे वो तो एक नामुमकिन वेंचर बन जाएगा कि किस तरह मुमकिन है कि इसको हम ऐसे चला सकें। यूं कह लीजिए कि वी हैव टू डिवाइस अ न्यू वे ऑफ डूइंग वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ। जो डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंटेशन को हमें थोड़ा सा मेलो डाउन करना पड़ेगा कि एक्सेप्टेबल फॉर्म में ले आए, जो जो हमारे कस्टमर को, जो हमारे ऑडिटर्स को एक्सेप्टेबल है उस फॉर्म में ले आए। मतलब कुछ वो ग्राउंड छोड़ेंगे कि लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन पूरा पूरा थीसिस लिखाने के बजाय जो चीज चेक करनी है
उसका एक फॉर्म बना हो, उस फॉर्म के ऊपर वो साइन करें, कहानी खत्म हो गई। ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। लंबे प्लान लिखने की क्या जरूरत है? उसकी अगर ज्यादा जरूरत है तो पॉलिसीज बना के लिख के रख लें कि इन पॉलिसीज के तहत काम होगा। हर प्रोजेक्ट पे वो पूरे अफसाने लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पॉइंट था। जी सर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आगे स्किप करता हूँ। आई होप कि ये पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया है ये समझ आया होगा आपको। ये ब्लैंक स्लाइड आ गई है, आई डोंट नो। हाँ, ये बार बार जो है ना ये गड़बड़ कर रहा है कंप्यूटर। ये आपके पास है ना ये वाली स्लाइडें? ये तकरीबन मेरा ख्याल है चलें जी, जितनी देर में ये लोड हो रहा है, आप मजीद कोई बात करना चाहें तो बताइए। ये रिजवान साहब के अलावा सवाल तो कोई करता ही नहीं है। क्यों जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? अच्छा सर, मेरा मैं उसी जो पॉइंट था ना उसमें जो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अगर आपने एजाइल मेथोडोलॉजी आप एक सिंगल डिपार्टमेंट भी मेरे ख्याल है कि नहीं कर सकता। इसको आपको तमाम ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिट इन करना पड़ेगा। लाइक अगर हम बीइंग जी जी पार्ट ऑफ जी। टेक्निकल टीम, अगर हम ये कहें कि हम इसको करते हैं और कल हमें हमारी ऑडिट टीम या इवन उसमें मुख्तलिफ बाकी जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक फाइनेंस या प्रोक्योरमेंट या whosoever, इवन द टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सीईओ, हम्म। उसमें उनको भी इस पे ऑन बोर्ड करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ के आप स्टैंड अलोन करना शुरू हो जाएं, बाद में आपके ऑडिट्स वगैरह वो पुराने कन्वेंशनल तरीके से ये हो रहे हों, जी जी। obviously you would go in trouble. Same goes for I think गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि बिल्कुल। उसमें भी आपको सम टाइम हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे तो ऐसे होता है ना कि एक पूरी टीम आपकी कर रही है, एक ऊपर से टॉप से एक आदमी आता है, वो उसी सॉर्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट जो कस्टमर टीम का जिन्होंने एक्सेप्ट करना होता है, उसी में अगर कोई ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अपनी टीम को ही वो जिस पे उन्होंने सारे पेपर्स वगैरह एजाइल मेथोडोलॉजी हो या कन्वेंशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, सब कुछ हम्म। साइन ऑफ करवाया हो, सब कुछ किया हो, वो उस पर कह देता है कि भाई मुझे तो ये लेट्स से कि ब्रिज है, इसमें आपने 6 पिलर्स आपने क्यों एक्सेप्ट किया, मुझे मेरे हिसाब से तो 8 होने चाहिए थे या 10 होने चाहिए थे। तो जी इसमें एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको तमाम को सबको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, सबको साथ लेके करना चलना पड़ेगा सर, पड़ेगा, करना पड़ेगा। तब जाके ये पहली ऑब्वियसली बात तो ये है इम्प्लीमेंट होगा। कि ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी की जरूरत है। खाली प्रोजेक्ट एजाइल नहीं हो सकता, हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए। यही वजह है कि पीटीसीएल आपको बार बार ये ट्रेनिंग्स क्यों करवाता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीटीसीएल? व्हाई आर दे गिविंग यू दिस ट्रेनिंग? ये ताकि आप लोगों का माइंडसेट बनना शुरू हो। और यही ट्रेनिंग जो है वह आपके कस्टमर्स के पास भी जाएगी, आपके स्टेक होल्डर्स के पास भी जाएगी, और ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम ये माहौल आस्ता आस्ता क्रीप इन होगा। दूसरा तरीका इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि इसका एक छोटा सैंपल, मेरा ख्याल है किसी का माइक खुला हुआ है, अगर अपना माइक आप चेक कर लें। हाँ जी। इस ये जो जब आप एक प्रोजेक्ट करने लगेंगे तो आप एक टीम को खास तौर पे उसके लिए तैयार करेंगे, और वो रूल्स इस टीम के लिए जो आप प्रचार कर रहे हैं कि जी
कस्टमर और स्टेक होल्डर्स के पास होंगे, वो माहौल आप तैयार करके एक टीम से काम करवाएंगे और वो टीम फिर इन असूलों के तहत, इन एजाइल असूलों के तहत, जो कि पीटीसीएल वाले एक्सेप्ट करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के तजर्बाती प्रोजेक्ट के लिए हम इसको एजाइल कर रहे हैं और इस पे हमारे ट्रेडिशनल रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीजें अप्लाई नहीं करेंगी, बल्कि इसके लिए हम ऑडिट ऐसे ऐसे करेंगे, फलानी चीज ऐसे ऐसे करेंगे। तो उस तरह से करके हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट कर सकते हैं। मतलब एक तो आप ओवरऑल एजाइल माइंडसेट क्रिएट करें, उसके बाद आप एक पायलट प्रोजेक्ट करें, उस पायलट प्रोजेक्ट को माहौल दें, असूल दें, पॉलिसीज दें, उसके मुताबिक एजाइल पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स के तहत, और फिर उसका तजर्बा देख करके देखें और फिर उसको सारे लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करें कि किस तरह ये काम करता है। और उसके बाद फिर उसकी क्या कहते हैं, क्लोनिंग करें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो आप देखेंगे कि दिस इज हाउ द थिंग विल हैपन। असल में इसके लिए अगर आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते तो यू मे नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, ताकि ये तजर्बा कामयाब हो। और ये आपके हायर अप्स को रियलाइज करना होगा कि शिफ्टिंग टू एजाइल कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मतलब उनकी जो भी कोई मतलब बिजनेस से बेनिफिट्स आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई होने का इम्कान है, कई गुना, कई 100 गुना मल्टीप्लाई होने का इम्कान है अगर आप ट्रेडिशनल वाटरफॉल मेथड को छोड़ के एजाइल की तरफ आते हैं। अब ये उनकी मर्जी है कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, लेकिन जो माहौल है पूरी दुनिया का भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, सारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड एजाइल की तरफ जा रही है। और ये जितने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं सर, ये खत्म हो रहे हैं, ये नहीं चलेंगे। आप ये देखिए ना कि पिछले 10-15 साल में कितनी तेजी से तब्दीलियां आई हैं। जितनी तब्दीलियां पिछले 10-15 साल में आई हैं वो अगले 1-2 साल में आने वाली हैं। और इसी तरह ये पेस ऑफ डेवलपमेंट, वही जैसे मैंने आपको वो पैराबोला दिखाया था एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का, एग्जैक्टली दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंजिंग। और आप ये देखें कि आपने अपनी जिंदगियों में जो कुछ किया है, आपके बच्चे वो चंद सालों में वो सब कुछ कर जाएंगे और उससे आगे की तरफ जाएंगे। और आपसे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो वहां पे भी यही था। तो मेरा ख्याल है कि हमें अ, अ, इसके लिए अलाउंस छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ानी पड़ेगी और ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगी। तो मतलब ये कुछ मेरा ख्याल है किसी हद तक मोटिवेशनल भी काम है इसके अंदर, कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करें कि जनाब इस तरीके के ऊपर चलने की जरूरत है, हायर अप्स को भी, कस्टमर्स को भी, बाकियों को भी, और आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में शिफ्ट कर दें। असल में जब तक आप एक्शन नहीं करते तब तक लोग फिर जब फैसले पे फैसला लोगों पे छोड़े रखते हैं तो फिर कभी कुछ नहीं होता। खैर जी, आगे चलता हूँ जी। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है जो एजाइल प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशनल वाटरफॉल के दरमियान। मेरा ख्याल है काफी हद तक ये चीजें पहले से ही क्लियर हैं। एजाइल में हम क्या कर रहे हैं, हम हाईएस्ट वैल्यू अर्लीस्ट डिलीवर करने की बात करें तो हमारा फोकस वैल्यू के ऊपर है, और उसमें से भी खूब से खूब तर, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जल्द अज जल्द। और ट्रेडिशनल क्या कहता है, आखिर में दूंगा, लेना है तो आखिर में पूरा ले लो मुझसे आउटपुट, अदरवाइज बीच में कुछ नहीं दूंगा। फिर हम जैसे हमने कहा कि रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, वहां पे आप कहते हैं कि नहीं जी ये बेसलाइन बनी हुई है उसके मुताबिक चलना है। यहाँ हम आइटरेटिव हैं, वहां हम फेजेस में काम करते हैं। यहाँ हम कॉन्टिन्यूस फीडबैक और इम्प्रूवमेंट करते हैं, वहां पे हम एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे जाके लेसन लर्न करते हैं। यहाँ एजाइल में हम छोटी छोटी इंटीग्रेटेड टीम्स में काम करते हैं, वहां पे हम क्या कहते हैं कि सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उनका आपस में कोई रिदम ही नहीं होता, सब अलग अलग अपने अपने साइलोज में बैठे हुए हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहा, उसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और हैंड्स ऑफ वाला माहौल है कि मेरे काम में दखल ना दो। एजाइल प्रिंसिपल में हम टेक्निकल एक्सेलेंस गेन करते हैं, उसके मुख्तलिफ मेथड हैं, और क्वालिटी को हम बिल्ट इन कर लेते हैं। ऑल्दो यही ट्रेडिशनल में भी होना चाहिए
लेकिन वहां जोर हमारा क्वालिटी को बिल्ट इन करने में या क्वालिटी एश्योरेंस में नहीं है। वहां ज्यादातर जोर क्वालिटी कंट्रोल पे होता है कि अच्छा जी जो चीज बनी है वो चेक कराओ। चीज चेक जरूर करें, उसमें मना नहीं किया, लेकिन क्वालिटी अश्योर करें। अगर प्रोसेस ठीक होगा तो गलत बनेगा ही नहीं। बेशक जो बन रहा है उसको आप जरूर चेक करें, लेकिन इधर भी कुछ पैसे खर्च करें क्वालिटी एश्योरेंस की साइड पर। और चूंकि हमारे आइट्रेशन छोटे हैं तो हमारी क्वालिटी बिल्ट इन छोटे छोटे आइट्रेशन के अंदर बिल्ट इन है, इसलिए यहाँ पे और ज्यादा। अच्छा जी, रोलिंग वेव प्लानिंग के बारे में कुछ आपको पता है क्या चीज होती है? मैंने पहले जिक्र किया था रोलिंग वेव प्लानिंग और वो जो था दूसरा कॉन्सेप्ट था उसका प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। ये कुछ याद है? What is the difference between progressive elaboration and rolling wave planning? रोलिंग वेव तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी प्लानिंग होती रहती है। बिल्कुल। और सेकेंडली सर प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, असल में सर ये दोनों चीजें जो है इनका मतलब एक ही है कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लान करते जाएंगे। लेकिन फर्क ये है कि प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन इज अ स्ट्रेटेजिक टर्म यूज्ड एट प्रोजेक्ट लेवल, फेज लेवल। मतलब जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी होती है उसमें ज्यादातर प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन इस्तेमाल हो रही होती है टॉप लेवल पे। फेजेस कितनी होंगी, फेजेस में क्या होगा वगैरह वगैरह, और फिर वो फेज बाय फेज प्लानिंग कर रहे होते हैं। रोलिंग वेव प्लानिंग इज मोर अकिन टू एजाइल, क्योंकि रोलिंग वेव प्लानिंग का मतलब है एट टेक्टिकल लेवल। और यहां हमारा टेक्टिकल लेवल क्या है? एक आइट्रेशन के अंदर की प्लानिंग भी रोल कर रही है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आ रही है। और हम एक पहले आइट्रेशन कंप्लीट करते हैं, फिर उससे सीख के दूसरा आइट्रेशन बनाते हैं, फिर उससे सीख के तीसरा बनाते हैं। तो वी आर इवॉल्विंग। और आपने देखा कि फीचर्स भी जो हमारे अपना यूजर स्टोरीज हैं वो भी इवॉल्व हो रही हैं साथ साथ, और उसमें हमने वेलकम भी किया हुआ है चेंज को। तो लेवल ऑफ प्लानिंग जो है यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लाइन गोल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट गोल्स हैं, फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू सॉल्व हैं। इन सब चीजों के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लाइन है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसे हैंडल करेगी। अगर स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट गोल्स हैं, मतलब एक प्रोडक्ट आपको बनाने को दिया जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट मैनेजर की बात हो रही है, यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की बात नहीं हो रही। तो वो जो प्रोडक्ट ओनर का रोल है एजाइल में, वो बुनियादी तौर पे उस प्रोडक्ट का इंचार्ज होता है, प्रोजेक्ट का नहीं होता। तो उसकी पूरी प्रोडक्ट की प्लानिंग कब क्या कैसे होगा, और जो जिसमें किसी हद तक आउटलाइन प्लानिंग भी शामिल है। वो जो प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन वाली बात किसी हद तक स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो हो सकती है। जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है तो वहां पे हम लीन या सिक्स सिग्मा पे आ जाते हैं। जब लार्ज फंक्शनल गोल्स होते हैं तो हम रिलीज प्लानिंग करते हैं। रिलीज प्लानिंग वो थी जो हमने कहा था कि जी ये जो पूरा डिलीवरेबल पूरा प्रोजेक्ट है हमारा एजाइल का, इसमें कब कब क्या क्या हम डिलीवर करेंगे, शिप करेंगे, रिलीज करेंगे कस्टमर को। मगर याद रहे इस रिलीज प्लान का जो आपकी एक्सेप्टेंस है उससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता। एक्सेप्टेंस आइट्रेशन वाइज होती रहेंगी, और 5-6 आइट्रेशन के बाद जो कुछ बन के एक्सेप्ट हो चुका होगा वो पैकेज बना के डिलीवर कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा टू कस्टमर। ठीक है जी। और ये जो टाइम होता है ना कि एक चीज एक्सेप्ट हो चुकी है, एक आइटम एक्सेप्ट हो चुका है लेकिन अभी रिलीज नहीं हुआ, इसको ब्लैकआउट टाइम कहते हैं। इस ब्लैकआउट टाइम के दौरान ये जो चीज बन गई है और जिसको एक्सेप्ट कर लिया है कस्टमर ने लेकिन उसको अभी डिलीवर नहीं हुई, इस ब्लैकआउट के दरमियान वो इसको तब्दील करने का नहीं कह सकता। इसको कहते हैं ब्लैकआउट टाइम। तो जो ब्लैकआउट पीरियड होता है
इसमें कस्टमर क्योंकि एक्सेप्ट कर चुका है उस यूजर स्टोरी को या उस प्रोडक्ट को या डिलीवरेबल को, इसलिए वो उस वाली चीज के अंदर मजीद तब्दीली नहीं बता सकता। अगर वो बताएगा तो उसको एज अ फ्रेश यूजर स्टोरी कंसिडर किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे नहीं, हम कर देंगे वो काम उसको, लेकिन लाजमी बात है ही विल हैव टू बी चार्ज्ड फॉर दैट। फिर स्मॉल डिफाइंड वर्क आइटम्स हैं हमारे आइटरेशन प्लानिंग में, और बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे जो हमारा टेक्निकल लेवल है वो डेली स्टैंड अप है, जिसमें हम रोज के रोज हालात का जायजा लेते हैं कि किसने क्या करना था, क्या किया, कितना रह गया, कितना हो गया, और हमारे मसाइल क्या हैं। तो जो लीडर होता है वो उन मसाइल के ऊपर उनको इम्पेडिमेंट्स को दूर करने में लग जाता है, और टीम जो है वो जो कमी पेशी हुई है, जो आज पूरा नहीं कर सके, उसको कल कैसे पूरा करना है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो इसके अंदर ज्यादा मतलब डेलिबरेटली हम तफसील में जाके उन चीजों को करने के काबिल होते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग की जो क्या कहते हैं लेयर्स हैं, उसमें अगर आप देखें जिस तरह अभी हमने बात की, एक तो वो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की लेयर है, जहां पे प्रोडक्ट के गोल्स और प्रोडक्ट का चार्टर और एलिवेटर पिच वगैरह बनाई जाती है। रिलीज कब कब क्या रिलीज होना है वो उसके अंदर है। मतलब ये तो था कि ओवरऑल प्रोडक्ट क्या था और प्रोजेक्ट क्या था, रिलीज में कौन कौन सी चीज, मतलब कौन कौन सा पैकेज किस जगह पे रिलीज होगा। लेकिन उस पैकेज के अंदर, रिलीज के अंदर आइट्रेशंस आ जाती हैं। आइट्रेशंस का ये वाला सर्कल आ गया, और आइट्रेशंस के अंदर आपका यूजर स्टोरीज आ जाती हैं जो कि बैकलॉग में पड़ी हैं। हर आइट्रेशन में चंद यूजर स्टोरीज जो हाईएस्ट वैल्यू आइटम की होंगी वो हम उठा के लाएंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, फिर आइट्रेशन कंप्लीट होगी। आइट्रेशन जब 5-6 कंप्लीट होंगी तो फिर हमारा एक रिलीज कंप्लीट होगा। रिलीजेस जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो टीम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमारी जो टीम है जो काम करती है, एक तो उसको भी जैसे हमने कहा था कि काम को भी सादा रखें, कम रखें, तो आइट्रेशन छोटी थी, टीम को भी सादा रखें और कम रखें। तो ये टीम जो है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होगी, मतलब फुली एम्पावर्ड है, इनको किसी से कोई हुक्म लेने की जरूरत नहीं है, फैसले इनके अपने हैं। हाँ, हम ये इंश्योर जरूर करते हैं कि जब ये टीम सेलेक्ट की जाए तो इसमें रिक्वायर्ड स्किल के लोग जरूर मौजूद हों, ना अहल किस्म के लोग मौजूद ना हों। तो टीम जरा हमें सोच समझ के बनानी होती है, और जब टीम बन जाती है तो फिर वो आपस में जेल हो जाती है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। देखें, मैं ये जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया के बेहतरीन लोग मिलेंगे हर दफा टीम बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको उससे बेहतर लोग अवेलेबल हैं तो आप क्यों नहीं उनको प्रेफर करते। अच्छा, अब जैसे भी लोग इस टीम में आ गए हैं, ये मिलके ही इन्होंने काम करना है और ये टीम वर्क है। अब एक टीम ज्यादा अच्छी हो सकती है दूसरी टीम के मुकाबले में, इसलिए हर टीम का अपना अपना पेस होता है काम करने का, उसको हम कहते हैं टीम वेलोसिटी। टीम वेलोसिटी इस्टेब्लिश होती है जब वो टीम वर्क करते हैं, जब वो आइट्रेशन में काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना मुश्किल काम करते हैं, कितनी देर में करते हैं, ये एक आइट्रेशन में पता चल जाता है कि एक आइट्रेशन जो कि फिक्स मुद्दत की है, से कि 2 हफ्तों की है, 2 हफ्तों में इन्होंने मिलके टोटल कितना काम किया, जिससे हम डिटरमिन करते हैं इन लोगों की टीम वेलोसिटी क्या है। लेकिन जब तक ये डिटरमिन ना किया गया हो तब एज्यूम किया जाता है, ये टीम अपने अपनी ताकत को जानती है, हर इंडिविजुअल अपनी ताकत को जानता है, तो वो टीम को कंट्रीब्यूट करता है और उसको असेसमेंट में आसानी प्रोवाइड करता है कि जी हम मिलके तकरीबन इतना काम कर लेंगे। तो पहले एक एज्यूम्ड वेलोसिटी होती है, लेकिन बाद में कंफर्म होता है कि ये तो इतना काम नहीं कर सकते या कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी काम कर सकते हैं, तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होती है या जो भी स्टेबल होती है अल्टीमेटली। लेकिन इन सब कामों के लिए जरूरी है कि टीम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो और एम्पावर्ड हो, उस पर कोई हुक्मबाजी ना कर रहा हो। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ये देखा है कि लोग कहने को तो एजाइल पे काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो कर वही पुराने वाले तरीके से काम रहे। मुझे उसमें भी कोई इतराज नहीं है, मैंने तो आपको पहले कहा
कि यू कुड मेक अ सिस्टम विच इज पार्शली एजाइल एंड पार्शली प्रोडक्टिव, लेकिन सेनिटी शुड प्रिवेल। कोई पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी बैठ के उसे प्लान करे, ऐसा आदमी जो एजाइल को जानता ही नहीं है वो अगर प्लान करेगा तो बेड़ा गर्क कर देगा। इसी वजह से मैंने ये कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब एजाइल या हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट करती है उसको बड़ी इंट्रिकेट लेवल के ऊपर कंसल्टेंट सर्विसेज की जरूरत होती है, जहां पे कोई हाथ पकड़ के उनको लेके चले और समझाए और बताए और ट्रेन करे और कोच करे। बाद में तो आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, आप बिल्कुल खुद ब खुद सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। खैर, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एजाइल के हवाले से जो हम अभी तक इस्तेमाल करते भी आ रहे हैं और आपको वो कंफर्म भी हो जाता है। स्क्रम, अच्छा मजे की बात यह है कि डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जो हैं उनके अंदर हो सकता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हो। अब जो स्प्रिंट का लफज है ये कुछ मेथोडोलॉजीज में इस्तेमाल होता है, कुछ में नहीं होता। स्क्रम वालों की बुनियादी तौर पे स्क्रम वाले स्प्रिंट के लफ्ज को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रम सबसे पुराना है। जितने भी मेथड्स थे सबसे पहले स्क्रम की दाग बेल डाली गई थी। तो इसकी वजह से कई और मेथड्स भी अगर अपने आइट्रेशन को स्प्रिंट कहना चाहते हैं या कहते हैं तो कह सकते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाला इसको स्प्रिंट नहीं कहता, आइट्रेशन कहता है। तो ये सिर्फ दो को कंपेयर किया हुआ है, स्क्रम को और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को, और अदरवाइज तो और भी बहुत से मेथड हैं। तो जो भी कोई मेथड आप मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं एजाइल की, उसकी जो भी टर्मिनोलॉजी है आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। ये स्प्रिंट या आइट्रेशन क्या होती है? ये एक फिक्स्ड लेंथ पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक टाइम बॉक्स होता है जो हम एक मतलब आइट्रेशन में या एक साइकिल में काम करना चाहते हैं। रिलीज रिलीज जो है ये स्क्रम में इस्तेमाल क्या होता है कि चंद आइट्रेशंस के बाद, दो मतलब नॉर्मली 2 3 4 महीने बाद, या कोई मतलब ये फिक्स नहीं होता कि हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, मगर ये आप कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रोडक्ट ओनर ने जब प्लान किया तो उसने ये कहा कि यार ये 3 महीने बाद हम ये डिलीवरी देंगे और उसके मजीद 7 महीने बाद हम ये डिलीवरी देंगे और मजीद 5 महीने बाद हम ये डिलीवरी देंगे। तो ये उसने प्लान करके रखा हुआ है आउटलाइन के जी हम किस तरह से डिलीवर करेंगे। तो ये रिलीजेस है। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि हर 3 महीने बाद रिलीज जाएगी। अब ये जो मेरी आइट्रेशन चल रही है वो फिक्स है। आइट्रेशन का साइज फर्ज करें 2 हफ्ते है, तो 2 हफ्ते ही चलती रहेंगी। जब 6 महीने कंप्लीट होंगे तो 6 महीने में फर्ज करें 12 आइट्रेशन हो गई हैं, तो 12 आइट्रेशन का तमाम एक्सेप्टेड माल, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल जो है उसको पैकेज करके शिप कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज अ रिलीज। और इसी चीज को एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाला स्मॉल रिलीज कहता है। तो ये रिलीज जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उस वक्त तक उस सब को आप रिलीज कर देते हैं कस्टमर को। स्प्रिंट उब्लिक रिलीज प्लानिंग, मतलब स्प्रिंट शुरू करने से पहले या रिलीज शुरू करने से पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। रिलीज प्लानिंग तो ये कि कब कब हम क्या डिलीवर करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन याद रहे कि रिलीज प्लान जो होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्प्रिंट्स। अगर स्प्रिंट बदल जाएं तो रिलीज प्लान में भी अमेंडमेंट करने की इजाजत होती है। इसके लिए जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाला इस प्लानिंग को कहते हैं प्लानिंग गेम। ये जनाब एजाइल प्लानिंग की मीटिंग होती है। इस तरह प्रोडक्ट ओनर इज द ओनर ऑफ द जो जिसे कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर कह लें आप जैसे। तो प्रोडक्ट ओनर जो होता है ये स्क्रम में होता है और ये बिग बॉस होता है। तो जो स्क्रम मास्टर है वो इसके नीचे काम कर रहा होता है और टीम इसके नीचे काम कर रही होती है। वेयर एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में वो प्रोडक्ट ओनर जबकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाले प्रोडक्ट ओनर रखते ही नहीं है, वो कस्टमर कहते हैं उसको, मतलब वो कस्टमर ही का रिप्रेजेंटेटिव कोई होता है। वैसे तो प्रोडक्ट ओनर को भी हम कहते हैं कि इसको हमने वॉइस ऑफ कस्टमर के तौर पे रखा हुआ है, मतलब ये कस्टमर को एडवोकेट करेगा। बट एनीवेज दिस इज द बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रोजेक्ट। फिर रेट्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं जी? रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं कि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम जब कहते हैं कि जी ये जो काम हमने इस स्प्रिंट में या आइटरेशन में किया है, ये हाउ वेल वी डिड इट, लेसन लर्न की एक्सरसाइज।
तो उसको स्क्रम वाला रेट्रोस्पेक्टिव कहता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाला रिफ्लेक्शन कहता है। दिस इज अ लेसन लर्न स्टाइल मीटिंग्स। जो एजाइल लीडर होता है स्क्रम वाला, उसको स्क्रम मास्टर कहता है, जबकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाला उसको कोच कहता है। और मुख्तलिफ जो मेथडोलॉजीज हैं उनमें इन नामों में काफी कुछ जगहों पे कॉमनैलिटी है, कुछ जगहों के ऊपर डिफरेंट नाम है, थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। टीम जो होती है आपकी, उसको स्क्रम वाला डेवलपमेंट टीम कहता है और एक्सपी वाला खाली टीम कहता है। ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम हमने कहा था कि 8 से 10 बंदों की होती है। डेली स्क्रम का लफ्ज स्क्रम में इस्तेमाल होता है, स्टैंड अप का भी कर लेते हैं हम यहाँ पे इस्तेमाल, लेकिन डेली स्टैंड अप इज बेसिकली या एक्सपी टर्मिनोलॉजी। वो जो डेली स्टेटस मीटिंग आपकी 10 से 15 मिनट की होती है वो। इसी तरह कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं। स्पाइक, स्पाइक क्या है? समथिंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड अंटिल अ डेवलपमेंट टीम रन्स अ टाइम बॉक्स इन्वेस्टिगेशन। एक चीज है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कैसे करनी है, और वो करने की जरूरत पड़ गई है। मतलब वो हाई वैल्यू आइटम है, यूजर स्टोरी है, और हमें उसको करना है, लेकिन हमें करना नहीं आता, ये कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, एक तजर्बा करते हैं। मतलब एक आइट्रेशन हम स्पाइक का चलाते हैं, ये भी एक टाइम बॉक्स एक्टिविटी है, और उसके अंदर हम वो तजर्बा करके देखते हैं कि काम कैसे होगा। द स्पाइक इटसेल्फ इज अ थ्रो अवे। इस स्पाइक में हम सिर्फ सीखते हैं कि ये काम कैसे करना है। इससे जो भी कुछ बनेगा वो प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल नहीं होगा, उसको हम जाया कर देंगे। इट कैन इंक्लूड रिस्क, आर्किटेक्चर और एनी अननोन। तो इसमें हम स्पाइक्स कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा इबाम आ जाए, जहां समझ ना आता हो कि क्या करना है, तो वहां हम स्पाइक्स रन कर सकते हैं, एक टाइम बॉक्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, मतलब इसके आउटपुट को या जो भी उसका डिलीवरेबल है उसको वो यूजेबल नहीं होता, वो थ्रो अवे होता है। इसी के मुकाबले में एक और टर्म है, उसे हम कहते हैं ट्रेसर बुलेट। ट्रेसर बुलेट, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन दैट कट्स थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ द आर्किटेक्चर। मतलब आप कहते हैं कि अच्छा यार ये चीज करके देखिए, ये चीज ट्रेसर बुलेट ओरिजिनल होता है, मतलब ये लाइव गोली है। मतलब ट्रेसर बुलेट मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जंग वगैरह में जो आप बुलेट्स मशीन गने फायर करती हैं, तो उसमें शुरू में ट्रेसर बुलेट रखे होते हैं। ट्रेसर बुलेट जब फायर होता है तो वो जाता हुआ नजर आता है दुश्मन के निशाने तक, और अगर वो निशाने पे लग गया है तो गोली तो लग गई है, वो असल चीज है, वो थ्रो अवे तो नहीं है। उसके बाद हम आम बुलेट्स उस निशाने पे फायर करते रहते हैं, तो वो सही निशाने पे लगती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में मजीद ट्रेसर भी रखे होते हैं कि हर 10 गोलियों के बाद एक ट्रेसर, वो हमारा डायरेक्शन सीधा करने का काम करता है। एग्जैक्टली इसी तरह से ये एक एक्सपेरिमेंटेशन सोल्यूशन है जो कि ओरिजिनल है, cuts through all the layers of the architecture. It is not necessarily time box. इसके लिए टाइम बॉक्स होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी थ्रोन अवे, क्योंकि ये तो ओरिजिनल है, ये तो चीज एक्चुअल है, ये तो परफॉर्म कर रही है। काइजान क्या है? कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने के अमल को, हम जो हमने बात की थी ना कि हम जो वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे और अपने आप को इंप्रूव करते जाएंगे। कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल एरियाज ऑफ अ कंपनी, नॉट जस्ट क्वालिटी, इज कॉल्ड काइजान। Value stream, an end-to-end business process which delivers a product or service. मतलब ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हाईएस्ट वैल्यू आइटम फर्स्ट, ये हमने वैल्यू के हिसाब से चीजों को एक लाइन में लगा दिया है और उसी तरतीब में वो चीजें हो रही हैं। ये आपका वैल्यू स्ट्रीम है, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस है विच डिलीवर्स अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसके अलावा और भी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसकी आपको जो मैंने मटेरियल दिया हुआ है उसके अंदर उनकी सब डेफिनेशंस वगैरह अवेलेबल हैं। ये कुछ और चीजें आ गई। आइट्रेशन जीरो होती है। आइट्रेशन जीरो पहली आइट्रेशन से पहले, जब हम प्रोडक्ट बैकलॉग को सीधा पतरा कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग में तो हमने बताया था ना आपको कि बहुत सी रिक्वायरमेंट, यूजर स्टोरीज जो कस्टमर कहता है ये भी करना है ये भी करना है, वो उसमें डाले जाते हैं। उनको प्रायोरिटाइज अभी नहीं किया होता। उनको वैल्यू के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना, स्टोरीज को एपिक से ब्रेक करके यूजर स्टोरी की शक्ल में लेके आना और उसको प्रॉपर तरीके से तरतीब में देना, ये काम करने के लिए पहली जो आइट्रेशन की जाती है एक्चुअल काम करने से पहले, उसको हम आइट्रेशन जीरो कहते हैं। तो ये
it is to orient the team to project business value and analytical background, the process and one another. एक दूसरे से वाकफियत स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, इसको अपना बैकलॉग को सीधा सीधा किया जाता है। फिर रिलीज प्लानिंग होती है, ये भी हायर लेवल पे होती है, ये प्रोडक्ट ओनर के लेवल पे होती है। डेली स्टैंड अप मैं आपको बता ही चुका हूं कि रोजाना टीम के लेवल पे होती है स्क्रम मास्टर के साथ। आइट्रेशन प्लानिंग, elaborate, estimate and prioritize highest value product backlog items for an iteration। ये जो हमने आइट्रेशन 0 में किया था, ये फिर हर आइट्रेशन के बाद रिपीट होता है। मतलब इसको हम एज सच एक नई आइट्रेशन नहीं कहते। ये टीम जो ही अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करके फारिग होती है, ये जाके प्रोडक्ट बैकलॉग को सीधा करती है, फिर उसमें से मजीद काम उठा के ले आती है। रेट्रोस्पेक्टिव आइट्रेशन का जब एक आइट्रेशन खत्म हो जाता है तो हम उसके लेसन लर्न जो करते हैं उसको हम आइट्रेशन कहते हैं या रिव्यू भी कहते हैं। सॉरी, आइट्रेशन उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। और आइट्रेशन रिव्यू का मतलब है कि कस्टमर का रेप वहां मौजूद होता है, हम उसको वो चीजें दिखाते हैं और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक वो उन चीजों को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो इसको रिव्यू कहते हैं। तो ये वो चंद चीजें हैं और इनकी ड्यूरेशन भी लिखी हुई हैं। उसने कहा जी आइट्रेशन 0 जो है वो 2 से 4 घंटे की होती है, जनरली अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 वीक्स ऑफ 2 to 4 आवर। जहां पे आपकी आइट्रेशन का साइज 1 से 3 हफ्ते हो तो वो 2 से 4 घंटे की वर्कशॉप होती है आपकी आइट्रेशन 0। रिलीज प्लानिंग जो है 2 से 4 घंटे की होती है। स्टैंड अप मीटिंग 10 से 15 मिनट की होती है। आइट्रेशन प्लानिंग 2 से 4 घंटे की होती है। आइट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव 30 से 45 मिनट का होता है और आइट्रेशन रिव्यू 1 से 1.5 घंटे का होता है। और ये जो कौन कौन से लोग इन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, ये तमाम टाइम बॉक्स मीटिंग्स हैं, ये आपको दिखाई। राइट जी, मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ आज क्योंकि टाइम हो गया। अभी हम मिल रहे हैं मंडे को, और मंडे को मुझे याद कराइएगा, मैं ये डायग्राम से आपको स्टार्ट करूंगा। पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था ना स्क्रम और एक्सपी के दरमियान का फर्क, अभी जरा थोड़े से हम और इसमें ऐड कर लेंगे। हम स्क्रम होगा, स्पॉटिफाई होगा, एक्सपी होगा, सेफ होगा, ट्रेडिशनल होगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, लेटेस्ट लिस्ट बनी हुई है और ये मॉडर्न जो मेथड्स हैं वो सब इसमें शामिल है। मतलब सेफ इसमें शामिल है, इसमें स्पॉटिफाई शामिल है वगैरह वगैरह। एनी क्वेश्चन जी इस वक्त तक? जी जनाब। ये जो कुछ भी है इसको आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन होते हैं। मंडे को इंशाल्लाह हम दोबारा मिल रहे हैं। सो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड टेक केयर।